Good morning, students. How are you all? I welcome you to our YouTube educational channel, Augmenting Concepts. After completing the 9 sessions on respiratory system of human beings, today we are on the concluding session of this topic, that is respiratory system. The next session will be continued on skeletal system of human beings. So today's slide, as you can see on the screen, it is the diaphragm. This is the diaphragm. It is a diagram which is showing that diaphragm is a muscular dome shaped organ. Can you see this? We are studying that this is the whole respiratory tract. The diaphragm is the last organ of the lower respiratory system. Fine. Nostrils, nasal cavity, larynx, pharynx, trachea, bronchus, bronchi, bronchiole. Fine. Then lungs, part of lungs, then diaphragm. Finally, we have come to diaphragm. Can you see how it looks like? आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दिखाई देता है. सबसे पहले तो लैरिंग्स, फेरिंग्स, नॉस्ट्रल सब आ गए. फिर ये ट्रैकिया है जिसको हम श्वसन नली भी कहते हैं और ये 2 नलिकाओं में विभाजित हो जाती है. उसके बाद ये लंग्स हैं हमारे, फुफ्फुस. ठीक है. उसके बाद ये आ जाता है डायफ्राम. क्या लगता है आपको डायफ्राम क्या काम करते होंगे? जब हम सांस लेते हैं, यहाँ से सांस को खींचते हैं, तो इनमें हवा भरने के लिए ये डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की तरफ सिकुड़ता है. ऊपर की तरफ क्या होता है, सिकुड़ता है. जैसे ये सांस खींची, ये डायफ्राम ऊपर की तरफ सिकुड़ा. जैसे ये डायफ्राम ऊपर की तरफ सिकुड़ेगा ना, ये लंग्स जो है बाहर की तरफ एक्सपांड हो जाएंगे और इनमें हवा भर जाएगी. फिर हम जब सांस छोड़ेंगे तो ये डायफ्राम दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा और लंग्स में से हवा बाहर की तरफ निकल जाएगी. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम. यहाँ आप देख सकते हैं कि लंग्स को हमने यहाँ पर साइड में अगर कर दें तो बीच में हार्ट है. ठीक है. ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है. जो ये हार्ट है, हार्ट का जो एपेक्स या फ्रंट का पोर्शन है, सामने का जो पोर्शन है, वो कहाँ पर टिका? लास्ट का जो ये टॉप है, पीक है हार्ट का. हार्ट पेरिकार्डियम जो है, हार्ट की जो बाहर की लेयर है, वो काय पे टिकी हुई है? डायफ्राम पे. ये डायफ्राम है, ये जिसकी बात हम अभी करने जा रहे हैं, ये डायफ्राम है. डायफ्राम के ऊपर ये हार्ट का एपेक्स जो है वो टिका हुआ है और लंग्स भी डायफ्राम के ऊपर टिके हुए हैं. तो आप धीरे धीरे समझ सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट. धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कितना ज़रूरी पोर्शन है डायफ्राम, क्योंकि हार्ट भी इस पर टिका हुआ है. पेरिकार्डियम अपनी बाहर की लेयर की मदद से ये कहाँ चिपका हुआ है? डायफ्राम से टिका हुआ है. ठीक है. और लंग्स भी डायफ्राम से चिपके हुए हैं, टिके हुए हैं. नेक्स्ट ये डायग्राम आप देखो, इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि किस तरीके से हार्ट का जो ये अपेक्स पोर्शन है, टॉप का पीक का पोर्शन है, ये जो डायफ्राम है, ये लाल लाइन है, ये डायफ्राम है रिब्स केज के अंदर. यहाँ पर ये हार्ट का बेस है और ये डायफ्राम के ऊपर पूरा बेस्ड है. ठीक है. तो डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब पे असर पड़ता है. Moving to the next diagram, here you can see the complete detail that how the ribs cage are situated, isn't it? Ribs cage, this is the sternum, the central bone of, this is the central thoracic bone, sternum, right in the between of the heart it is situated, isn't it? And this sternum is in the position between the ribs cage, fine, and below this sternum this diaphragm muscle lies. Diaphragm has the central tendon. यहाँ का जो बीच का पोर्शन है डायफ्राम का, इसको सेंट्रल टेंडन कहते हैं. और ये राइट डोम है डायफ्राम का, ये लेफ्ट डोम है डायफ्राम का. डोम लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से फूला हुआ है, गोल सा है. ठीक है. और ये ईसोफेगल, ये सब ओपनिंग्स हैं. एओर्टिक ओपनिंग मतलब हार्ट से जो निकल रहा है. तो आप देख रहे हैं इसकी सिचुएशन किस प्रकार से है. नंबर वाइज डायग्राम से आपको क्लियर होता जाएगा
कि डायफ्राम की पोजीशन क्या है, उसमें कौन कौन से पोर्शंस हैं और कौन कौन उसके ऊपर अटैच्ड है और कितने ऑर्गन और कितनी चीज़ें इसके साथ अटैच्ड हैं, मसल बोन कितने अटैच्ड हैं, क्या है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर इस डायग्राम में यू कैन सी कि ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के प्रोसेस में कैसे डायफ्राम सिकुड़ता है और फैलता है। ठीक है, तो आप देखें एक्सहेलेशन मतलब सांस को ठीक है लेना, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो सांस ली आपने, यहाँ पर क्या हुआ, डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर जैसे ही सांस छोड़ी तो क्या हुआ, यहाँ पर ये डायफ्राम नीचे की तरफ फैल गया। उससे क्या हुआ देखो, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग इसके नोट्स भी रेफर करेंगे। तो फर्स्ट डायग्राम पे आएंगे जब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये लंग्स है बोथ और ये डायफ्राम की पोजीशन है, किस तरह का मस्कुलर ये ऑर्गन है और कैसे एक पूरा पट्टी की तरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है ये। उसके बाद हम डायग्राम में देख रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन इसके ऊपर सिचुएटेड है, बेस्ड है, डिपेंड है। ठीक है, हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, कई तरह रिब्स, बोन्स हैं, सब इसके ऊपर अटैच्ड हैं। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से हार्ट और बोन्स जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस में किस तरह से डायफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है। नाउ वी विल कम टू द नोट्स। डायफ्राम, please listen carefully. The diaphragm is a thin skeletal muscle. Skeletal muscle, skeletal मतलब हड्डियों का से जुड़ा हुआ ये मसल है। जो मसल हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, सीधी अटैच्ड होती है, उसको कहते हैं स्केलेटल मसल। ठीक है, द डायफ्राम इज अ थिन स्केलेटल मसल। इट इज सिचुएटेड बिलो द चेस्ट। ठीक है, चेस्ट मतलब अपना पूरा रिब्स केज, ठीक है, उसके नीचे डायफ्राम पोजिशन रहता है। एंड सेपरेट्स द एब्डोमेन फ्रॉम द चेस्ट। पेट को चेस्ट से अलग करने का काम डायफ्राम करता है, एब्डोमेन फ्रॉम द चेस्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मसल है वो है डायफ्राम। किस प्रकार से है ये अभी हम देखते हैं आगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता है इंसान, मैमल, जिसके पास डायफ्राम है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मसल है। विदाउट डायफ्राम अ मैमल कैन नॉट सर्वाइव। इट इज़ अ लार्ज डोम शेप्ड मसल। अभी हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था, देखिए फर्स्ट डायग्राम में हम लोग चलते हैं, ये देखिए ये बहुत ही लार्ज है, बहुत बड़ा है और डोम शेप जैसे गोल गुंबदान आकृति का ये क्या है, मसल होता है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, इट इज अ लार्ज डोम शेप्ड मसल। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली एंड ऑल्सो कंटिन्यूसली। क्या मतलब, ये डोम शेप्ड है, ठीक है, और साथ में ये इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ सकता है। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ सकता है रिदमिकली, जैसे हमारा हार्ट बीट चलता है धक 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 रिदम के साथ चलता है, उसी रिदम के साथ में यह कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है रिदमिकली, सिकुड़ सकता है एक ताल में। ठीक है, एंड ऑल्सो कंटिन्यूसली, और ये कंटिन्यूसली क्या है, सिकुड़ सकता है और फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, फैल सकता है, ऐसे ये रिदमिकली लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और रिलैक्स हो सकता है। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं, इनहेल का मतलब क्या हुआ, सांस लेना, इनहेलेशन। ठीक है, अंत्य श्वसन और निश्वसन होता है कि नहीं। अच्छा, व्हेन वी इनहेल, सांस लेते हैं, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ता है। ठीक है, एंड फ्लैटन्स द चेस्ट कैविटी एनलार्जेस, और जैसे ही डायफ्राम सांस छोड़ने पर फैलता है वैसे ही क्या होता है, ये चेस्ट जो हमारी कैविटी होती है वो लार्ज हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट्स अ वैक्यूम। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं,
ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ सिकुड़ता है। सिकुड़ने से क्या होता है, एक खाली वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है, विच पुल्स एयर इनटू द लंग्स। इस सिकुड़न की वजह से जो बाहर की हवा है वो खींच के अंदर ले ली जाती है। दिस कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट्स अ वैक्यूम विच पुल्स एयर इनटू द लंग्स, जो क्या करती है, लंग्स के अंदर हवा को पुल करती है। The diaphragm is attached to the base of the sternum। ठीक है, स्टर्नम के बेस पर। अब स्टर्नम क्या हो गई, हमारी मिडल बोन हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे हार्ट वाले वीडियो पर जाएंगे तो आपको बहुत ही डिटेल में डायग्राम के साथ में पढ़ाया गया है कि स्टर्नम क्या होता है। तो आप हमारे हार्ट वाले वीडियो को क्लिक करें और उसमें आप मिल जाएगा आपको कंटिन्यूअसली कि हम आपको यहाँ पर इसका लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे कार्ड्स के अंदर। तो आप देखें कि किस तरीके से स्टर्नम के साथ ये स्टर्नम के बेस में ये जो डायफ्राम है अटैच रहता है। ठीक है, द डायफ्राम इज अटैच टू द बेस ऑफ द स्टर्नम, द लोअर पार्ट्स ऑफ द रिब केज एंड स्पाइन। कहाँ से अटैच रहता है, एक तो स्टर्नम के लोअर पार्ट से अटैच रहता है और रिब्स केज। आप हार्ट वाले वीडियो पर जाएंगे तो आपको साथ साथ सारी चीज़ें हार्ट के साथ कनेक्टेड मिल जाएंगी। जो हार्ट के साथ है वो डायफ्राम के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ पर आप देखेंगे रिब्स केज किस प्रकार से हैं। और वैसे इसका और भी ज़्यादा डिटेल आपको हमारे आने वाले वीडियो स्केलेटल सिस्टम में तो इसका काउंट भी मिल जाएगा, कितने रिब्स केज हैं, कितना हाफ है, कितना फुल है, कितना कार्टिलेज है, कितना मसल है, कितना बोन है, सब आपको इसका डिटेल मिल जाएगा आने वाले वीडियोस में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टर्नम के लोअर पार्ट में ये रिब्स केज जुड़ा हुआ है और स्पाइन जो हमारा बैकबोन है उसका भी अटैचमेंट मिल जाएगा। एज द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स इट इंक्रीजेस द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड दस एक्सपैंड्स द लंग्स। ठीक है, जैसे ही हमारा डायफ्राम सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इससे इंक्रीज होता है, क्या बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है चेस्ट कैविटी की, और डायमीटर भी बढ़ता है, गोलाई में जो जगह है वो भी बढ़ता है, चेस्ट कैविटी का एक्सपैंड हो जाता है। एंड दस एक्सपैंड्स द लंग्स। अब नेचुरल सी बात है, जब डायफ्राम ऊपर की तरफ सिकुड़ेगा और चेस्ट कैविटी फैलेगी तो साथ साथ में लंग्स भी एक्सपैंड होंगे, और जैसे लंग्स एक्सपैंड होंगे इसमें हवा फिलअप हो जाएगी। ठीक है, द इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प मूव द रिब्स केज एंड दस असिस्ट इन ब्रीदिंग। और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या करेंगी, रिब्स केज को मूव करेंगी और उससे हमारे को सांस लेने में मदद मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इनहेलेशन किस प्रकार से डायफ्राम और रिब केज की मसल्स और चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, इन सब का मिला जुला एक एक्सरसाइज होता है। ठीक है, और रिब्स केज की सारी डिटेल आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगी, जिसमें आपको इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में भी पूरा अच्छे से डिटेल दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है द डायफ्राम इज द ओनली ऑर्गन। डायफ्राम ही है जो सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है, और ऑर्गन भी हैं लेकिन डायफ्राम तो बिल्कुल भी जरूरी तौर पर। द डायफ्राम इज द ओनली ऑर्गन विच ऑल मैमल्स हैव एंड विदाउट विच नो मैमल कैन लिव। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि डायफ्राम इज एन ऑर्गन जो कि सभी मैमल्स के पास होता है। मैमल्स जो कि सीधा बेबीज को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, उनको मैमल्स कहा जाता है। तो डायफ्राम इज द ओनली ऑर्गन विच ऑल मैमल्स हैव एंड विदाउट विच नो मैमल कैन लिव। कोई भी मैमल विदाउट डायफ्राम नहीं रह सकता है, सभी के पास होता है। अपॉन एक्सहेलेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल निश्वास, ठीक है, बाहर सांस को छोड़ना। अपॉन एक्सहेलेशन, सांस को छोड़ते समय द डायफ्राम रिलैक्सेस। डायफ्राम क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, फैल के डोम शेप्ड में आ जाता है। एंड रिटर्न्स टू इट्स डोम लाइक शेप एंड एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ लंग्स। और हवा को जो है लंग्स से बाहर की तरफ
फेंक दिया जाता है। जैसे रिलैक्स होता है, जैसे हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, अपने डोम शेप में आ जाता है, और वापस क्या होता है, हवा क्या होती है, बाहर की तरफ फेंक दी जाती है। यहाँ तक बात हो गई हमारी। अब हम बात कर रहे हैं कि हार्ट और डायफ्राम का क्या कनेक्शन है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन the heart and the diaphragm, or we can say that how diaphragm affects the heart, or how heart is dependent upon the diaphragm movement, everything fine. So the heart which is attached to the diaphragm through its pericardium, heart जो है वो diaphragm से pericardium की मदद से जुड़ा रहता है। अब pericardium क्या होता है, a membranous sac that envelops the heart। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या होता है, एक झिल्ली नुमा या लेयर नुमा या एक कवरिंग होती है, जो कि एक थैली की तरह कवरिंग होती है, जो कि पूरे हार्ट को एनवेलप या कवर करके रखती है। अगेन आई एम सेइंग दैट इफ यू गो टू आवर हार्ट्स वीडियो, हार्ट पीली वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पर आपको व्हाट इज पेरिकार्डियम, ये आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, और इसका डायग्राम अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पर है इसका डायग्राम, ये रहा पेरिकार्डियम, ये हार्ट है, ये इसका एनवेलप है, और एनवेलप जो है वो ये डायफ्राम से जुड़ा हुआ है। फाइन, अब आगे चलें। तो द हार्ट विच इज अटैच्ड टू द डायफ्राम थ्रू इट्स पेरिकार्डियम, ठीक है, वो क्या करता है, मूव्स अप एंड डाउन विद द डायफ्राम। जैसे ही डायफ्राम ऊपर होगा सांस को खींचने के लिए लंग्स के थ्रू, वैसे ही पेरिकार्डियम भी ऊपर हो जाएगा, हार्ट ऊपर हो जाएगा। जैसे ही सांस छोड़ेंगे डायफ्राम अपनी जगह पे आएगा, उसके साथ साथ क्योंकि हार्ट जुड़ा हुआ है डायफ्राम के साथ, इसलिए वो भी नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हार्ट बीट पे रिदम, डायफ्राम के रिदम का कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इजंट इट? क्लियर है आपको ये? अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं द सेंट्रल टेंडन। अब आप पीछे चलें जरा डायग्राम पे, तो आपको पता चलेगा कि ये सेंट्रल टेंडन है इसका, ये डायफ्राम है पूरा, ये डायफ्राम मसल है। ठीक है, इसका लेफ्ट डोम ये रहा, ये जो फूला हुआ पार्ट है इसका, और ये राइट डोम है जो इसका फूला हुआ पार्ट है। ठीक है, और ये जो बीच का हिस्सा है इसको सेंट्रल टेंडन कह रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे द डायफ्राम ये द सेंट्रल टेंडन का क्या काम है, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो सेंट्रल टेंडन कंडक्ट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, डायफ्राम की स्पेलिंग क्या है, DIAPHRAGM, इन विच G इज साइलेंट। अच्छा, द डायफ्राम कंटेन्स द सेंट्रल टेंडन एंड स्केलेटल मसल्स। अभी डायफ्राम के अंदर मसल्स भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये रिब्स केज के बीच में है, पीछे से स्पाइन से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से कई सारी स्केलेटल मसल्स भी सेंट्रल टेंडन कंटेन करता है। स्केलेटल मसल्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल पेरीफेरल मसल। जो स्केलेटल मसल्स हैं सेंट्रल टेंडन पर, ये बहुत सारी पेरीफेरल मसल्स यानी कि साइड की जो बहुत सारी मसल्स हैं उनको भी कंटेन करता है, विच आर मेड अप ऑफ रेडियल मसल्स एंड फाइबर्स दैट ओरिजिनेट्स ऑन रिब्स, स्टर्नम एंड स्पाइन एंड इंसर्ट ऑन सेंट्रल टेंडन। मतलब रिब्स से निकलने वाली, स्टर्नम से निकलने वाली और स्पाइन से निकलने वाली बहुत सारी रेडियल मसल्स एंड फाइबर्स जो हैं वो सब आकर सेंट्रल टेंडन से अटैच होती हैं या इंसर्ट होती हैं उसके ऊपर, उसके अंदर से जाती हैं, घुसती हैं उसमें। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडन एक इस तरह का सेंट्रल लोकेशन है जिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इजंट इट? सो आपने देखा कि डायाफ्राम सिर्फ एक मसल होने के साथ साथ कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इजंट इट? अच्छा, मैंने ये पूरा वीडियो हिंदी में भी बताया है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर more comfortable with the Hindi language. For them the concept is very clear. हिंदी के बच्चों के लिए भी ये कंसेप्ट काफ़ी क्लियर है इसके थ्रू से।
For the English students, I am giving one small detail as it is written in English, but then also I am giving a detail that diaphragm is a thin skeletal muscle situated below the chest and separates abdomen from the chest cavity. And now for the whole overview you can see in the first diagram that here that it is a muscle, it is a thin muscle, but very important in respiration. It is dome shaped, it contains right and left domes, and plus it is having a central tendon in middle. And you can see how larynx, pharynx, nostrils, nose, nasal cavity, trachea, bronchus, bronchioles, lungs, alveoli, and after that finally there is a diaphragm, which is the lower respiratory system's important part. Fine. After that, in this diagram you can see that how heart apex is connected through pericardium to the diaphragm, isn't it? So you must have been realized that how important a diaphragm can be, as lungs and heart both are connected to it. Fine. Because if the diaphragm will move, definitely the other organs will move slightly, isn't it? Achha. Then finally you can see how bones and muscles are connected with the diaphragm. Yeah, here is the heart apex and here is the base of the heart, and here is the diaphragm located. Then in the next diagram you can see ribs cage, the central tendon portion of the diaphragm. Fine. The next you can see the inhalation and exhalation processes in which the diaphragm moves, contracts and relaxes. Then diaphragm, these notes are there that it can contract and relax rhythmically and continuously. Fine. And then it is a very important muscle of respiration. It is a dome shaped muscle. Fine. When the diaphragm contracts, the chest cavity enlarges, and when we exhale, the diaphragm flattens and the chest cavity comes to its original position. Contraction creates a vacuum. Because of this vacuum only the air is pulled into the lungs. Diaphragm is attached to the base of the sternum. Sternum is the central bone of the thoracic cavity. Its detail you can find in our hearts video, of which link I am giving here only. And the lower part of the rib cage and the spine also it is attached. For the details of the spine and ribs cage, you can see our upcoming videos on skeletal system. Then as the diaphragm contracts and increases the length of the and the diameter of the chest cavity so that the lungs can pull into air and expand, then the intercostal muscles of ribs cage can also assist in breathing. Fine. Then the diaphragm is the only muscle which all the mammals have and without which any mammal can't survive. Exhalation, during the time of exhalation the diaphragm relaxes and returns to its dome position. Air is forced out of the lungs. The heart, which is attached to the diaphragm through its pericardium, moves up and down with the diaphragm. So you realize that how important it is. Heartbeat, heart rate, everything is connected somewhere with the diaphragm. The central tendon controls the movement of the diaphragm. Till now we have seen that diaphragm is moving up and down, with which all the organs and muscles and all the things are moving. Fine. But who controls the movement of central this diaphragm? The central tendon, or the central part of the diaphragm, is controlling it, the movement. Then the diaphragm contains the central tendon and skeletal muscles. Now what organs and what muscles and bones are connected with it? The central tendon is consists of skeletal muscle. And what are the skeletal muscles over here? Several peripheral muscles are connected with it.
which are made up of radial muscles and fibers. Muscles which originate from ribs, sternum and spine are connected and inserted into central tendon. Fine students, so this is how the position of diaphragm is. इस तरह से हमने देखा कि डायफ्राम किस तरीके से अपनी जगह पर पोजीशन रहता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका काम क्या है, सब हमने देखा, और ये किस तरीके से सिकुड़ सकता है, फैल सकता है. फाइनली वी आर कमिंग टू द एयर फ्लो पाथ ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. हम क्या देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर ये एयर फ्लो पाथ है कि जो हम सांस ले रहे हैं वो सांस में जो हवा है वो कहाँ से घुस रही है और कहाँ तक पहुँच रही है. सो नॉस्ट्रल्स से हमने सांस ली, नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल कैविटी में वो हवा आई, उसके बाद फेरिंग्स में गई, फिर लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में पहुँची, यानी कि वायु नली में पहुँची. ठीक है, फिर ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर फाइनली एल्वियोलस में पहुँची. एल्वियोलस से डिफ्यूज होके ब्लड में चली गई. ठीक है, अब आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि एरोज एक तरफ जा रहे हैं और एक तरफ आ रहे हैं. ठीक है, तो ये जो आने वाले एरोज हैं ये हवा के लिए हैं कि हवा जो ऑक्सीजन है वो नॉस्ट्रल्स से आ रही है, नेजल कैविटी से आ रही है, फेरिंग्स से आ रही है, लैरिंग्स से आ रही है, ट्रैकिया से आ रही है, ब्रोंकस से आ रही है, ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वोलाई में आ रही है, एल्वोलाई से आते हुए ब्लड में ऑक्सीजन चली जा रही है. अब ये जो ब्लड बह रहा है इसके अंदर जो CO2 है, ये CO2 ब्लड से निकलकर डिफ्यूज होकर एल्वियलस वॉल से एल्वियलस में आ रही है. ठीक है, एल्वियलस में आने के बाद में ये ब्रोंकियोल्स में जा रही है, ब्रोंकस में जा रही है, ट्रैकिया में जा रही है, लैरिंग्स में जा रही है, फेरिंग्स से होते हुए नेजल कैविटी में आ रही है एंड देन नोस्ट्रल से वापस बाहर चली जा रही है. समझे आप डायग्राम को? इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये जो अंदर आने वाले एरो हैं, ब्लड की तरफ जाने वाले एरो हैं, ये ऑक्सीजन को ले के आने का काम कर रहे हैं, और ब्लड में जो CO2 बह रहा है उस CO2 को बाहर निकालने का काम ये बाहर वाले एरो. ठीक है, नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन अंदर आई, नेजल कैविटी से होते हुए, फेरिंग से होते हुए, लैरिंग से होते हुए ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियलस में आ गई. एल्वियलस की जो वॉल है उससे डिफ्यूज होके पूरी ऑक्सीजन जो हमने खींची है अंदर वो क्या ब्लड में आ गई. ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये टिश्यूज तक जाएगा, जहाँ पर कुछ टूट फूट हुई है उसको रिपेयर करेगा. ठीक है, उसके बाद ब्लड जो CO2 लेके घूम रहा है वो CO2 ब्लड अब कैपिलरीज की जो वॉल है उससे डिफ्यूज होके एल्वियलस की जो वॉल है उसको डिफ्यूज करके एल्वियलस में भर जाएगी. ठीक है, पहले जिस एल्वियलस में ऑक्सीजन भरी थी उस एल्वियलस में अब CO2 आ जाएगी. ये एल्वियोलस इस CO2 को ब्रोंकियोल्स की हेल्प से ब्रोंकस तक पहुंचाएगी, फिर ब्रोंकस से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग से फेरिंग्स, फेरिंग से नेजल कैविटी, और फिर नेजल कैविटी से नॉस्ट्रल में आते हुए ये हवा बाहर फेंक दी जाएगी. फाइन, तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह से एयर फ्लो पाथ जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में है वो है. तो आज हमने सारे डायफ्राम के सारे डायग्राम्स को देखा, उसकी पोजीशन को देखी, उसके वर्किंग प्रोसेस को देखा, और उससे अटैच्ड मसल्स और बोन्स और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, और फिर फाइनली हमने उसके नोट्स में देखा किस तरीके से ये काम करता है. फिर हमने फाइनली एयर फ्लो पाथ के बारे में देखा. तो टोटल मिला के 10 सेशंस के अंदर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आज कंक्लूड होता है. फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आएंगे जो कि स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन पे बेस्ड होगा. उसका प्रोसेस यही होगा, प्रेजेंटेशन ये इसमें भी इसी तरीके से आप देखेंगे किस तरीके से पूरे डायग्राम हैं. पहले ओवरव्यू दिया जाएगा स्केलेटल सिस्टम का, उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में, मेन मेजर पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके छोटे छोटे जो अलग अलग एक एक मेजर पार्ट का कितने बोन्स हैं, किस तरीके से सिचुएशंस हैं, काम क्या है उनका, जॉइंट है कि नहीं है, पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे. तो और उससे होने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और बोन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो क्या होता है, कैसे बनता है, पूरा एक एक चीज़ हम डिटेल में वी आर गोइंग टू स्टडी.
जैसा कि मैंने आपको बताया, these videos are from class 6 to class 12 or any, it is an informative video which anybody can use. It can be used. Many questions are there from the competitive exams also, so you can go through them and you can have the benefits with it. If you have any doubts in the session, kindly tell me in the comment box. If you like it, let me know in the comment box what improvements you want, what other sessions you want, on which topic. If you want them in Hindi, kindly tell me in the comment box. Thank you, students.